Hello everyone, welcome to Education with KRCH. I, Parul Gaba, and today I will be discussing a topic from service marketing, that is 7 P's. Okay, हम सब ने marketing management में पढ़ रखा है what are 4 P's, right? Product, pricing, place, promotion. अब हम सर्विस मार्केटिंग में देखेंगे कि 3 एक्सटेंशन है पीस के। वो 3 पीस कौन कौन से होते हैं? पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। In totality, there are 7 P's: product, pricing, place, promotion, people, process and physical evidence. Now हम एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट में क्या होता है, प्राइसिंग में क्या होता है, हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि जो सर्विस मार्केटिंग है उसमें जो हम प्रोडक्ट देते हैं दैट इज इंटेंजिबल, हेट्रोजीनियस एंड पेरिशेबल, और ये इंसेपरेबल भी होती हैं फ्रॉम द इंडिविजुअल। दैट मीन्स कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो होता है वो बहुत स्पॉन्टेनियस होता है और उसी टाइम होता है। हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मुझे ट्रैवलिंग के लिए जाना है। ट्रैवलिंग के लिए मेरा है कि मुझे 7 डेज का पैकेज चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना पैकेज ट्रैवल एंड टूर से कस्टमाइज करवा लेती हूँ। दूसरे जने जो आते हैं उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कहते हैं 4 डेज के लिए, कुछ आते हैं 2 डेज के लिए। तो सर्विसेज में क्या हो सकता है कि कस्टमाइज हो सकती हैं। जो प्रोडक्ट होता है ऑल्दो इंटेंजिबल होता है बट वो कस्टमाइज हो सकता है। कई बार हम इतना कस्टमाइज कर देते हैं कि हमारी जो सर्विस डिलीवरी है वो बहुत इफेक्ट होती है। कैसे? जो मैंने 7 डेज का आपको पैकेज दिया बनाकर, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी, आप बहुत जगह जा सकते हैं, बहुत जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट वो फैसिलिटीज थोड़ी कम आपको मिलेंगी इन 4 डेज के पैकेज में, और उससे भी बहुत ज़्यादा कम मिलेंगी 2 डेज के पैकेज में। तो हमें अपनी सर्विसेज को कस्टमाइज करते वक्त ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कस्टमाइजेशन इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि वो हमारी सर्विस डिलीवरी को इफेक्ट करे। Okay, this is the first P. Then the second P is pricing. I know that pricing is really a very challenging in service marketing. How? अगर हम कोई एक फिजिकल प्रोडक्ट देते हैं तो हम उसकी कॉस्ट को चार्ज कर सकते हैं। कैसे? हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट को इंक्लूड कर लेंगे, हम ओवरहेड एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर देंगे, तो इट्स इजी टू कैलकुलेट द प्राइस इन अ प्रोडक्ट विच इज इन अ फिजिकल फॉर्म। बट यही चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है सर्विस मार्केटिंग के केस में। अब सर्विस मार्केटिंग में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस बहुत होती है प्राइसेस में। जैसे कि ट्रैवल एंड टूर्स है तो सीजनल फ्लक्चुएशंस है, तो आपको अपनी प्राइसिंग सीजन्स के अकॉर्डिंगली करनी होगी। देन मैं एक एग्जांपल लेती हूँ किसी भी रेस्टोरेंट का, राइट? किसी भी रेस्टोरेंट में अगर हम जाते हैं तो हमें वी आर सर्विंग देम फूड, तो उस टाइम पर हमें केवल फूड के ही रुपए नहीं लेने होते हैं, हमें उसके एम्बियंस वगैरह के भी कॉस्ट जो होती है वो इंक्लूड करनी होती है। तो इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, और हमें हर टाइम ये प्राइसेस भी चेंज होती रहती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीरियर्स हमें हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है और चेंज भी करवाना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हमारी प्राइसिंग जो होती है वो भी चेंज होती रहती है सर्विसेज के केस में, और इस सर्विसिंग के केस में फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। तो अब अगर हमें इसकी फाइनल प्राइस कैलकुलेट करनी हो, जैसे कि मैंने एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया था, तो उसमें आपको फूड की प्राइसेस तो करनी ही करनी है, साथ में आप क्या करते हैं, एम्बियंस की वगैरह की भी प्राइस को कैलकुलेट करके एड अप कर देते हैं। देन आप एक अपना प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो फाइनल प्राइस निकल कर आती है वो ही आप चार्ज करते हैं अपने कंज्यूमर्स पे। तो आपने देखा होगा कि इट इज कंपैरेटिवली easy in case of pricing of the physical products, but it is very challenging in case of these services because it is intangible, right? It is inseparable. तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स रखने होते हैं अपने ध्यान में प्राइसिंग करते वक्त। Then we come to the third P. Third P is place. Okay, place हम जानते हैं
कि जो हमारी सर्विसेज होती हैं, जहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, वहीं पर ही कंज्यूम होती हैं। हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टोरेज? जैसे कि अगर हम एक फ्लाइट में जा रहे हैं, अगर उसके हाफ सीट्स जो है वो वेकेंट है, राइट? तो क्या आप उसको हाफ सीट्स को दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो, दूसरी फ्लाइट में, कि जो पीछे आ रही है फ्लाइट उसमें ट्रांसफर कर देते हैं? नहीं हो सकता ना। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ पर जो फ्लाइट होगी वो उतनी, चाहे वेकेंट सीट्स हो, बट उसको टेक ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि इट कैन नॉट बी स्टोर्ड। जब हम कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जब हमें पता होता है हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं। जैसे कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है, राइट? तो मैं कौन सी प्लेस ढूंढूंगी? मैं वो प्लेस ढूंढूंगी जो थोड़ा बिजी एरियाज हो, जहाँ पर लोग आते जाते हों, और जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी जो ये रेस्टोरेंट है ये चल जाएगा, राइट? अगर इसी तरीके से मुझे हॉलीडे रिजॉर्ट खोलना है, तो हॉलीडे रिजॉर्ट में हम लोग क्या ढूंढते हैं कि आउटस्कर्ट्स में हो, बिल्कुल भी नॉइज ना हो, लश ग्रीन एरिया हो, जहाँ पे आई कैन रिलैक्स, राइट? तो उसके लिए मैं कौन सी प्लेस चूज करती हूँ? उसके लिए मैं प्लेस चूज करती हूँ आउटस्कर्ट्स। तो सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना होता है उसकी लोकेशन। एक मैंने आपको एग्जांपल में बता ही दिया। अगर एक सपोज करो सलून खोल रहे हैं आप लोग, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको कौन कौन सा एरिया चाहिए होगा? बिजी एरियाज। बट आप कोई चीज शांत जगह पे, कोई रिजॉर्ट्स वगैरह हो गए, ये आप आउटस्कर्ट्स में ही खोलना पसंद करते हैं। तो सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त एक जो प्लेस का रोल होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब कस्टमर डिसाइड करता है, तो वो देखता है कि कहाँ पर है, किस एरियाज में। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे अगर हम उदयपुर घूमने जाएं, आप सर्च करते हैं, राइट, होटल्स, तो वो दिखाता है कि ये सेंटर से कितनी दूरी पर है, यहाँ पे नॉइस नहीं है, यहाँ रिलैक्स कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं। तो सर्विसेज ऐसा क्यों? सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त हम जानते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट? और कंज्यूमर जो है उसके पास एम्पल चॉइस है। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें अपनी चीज़ों को ऐसा बनाना है, अपनी सर्विसेज को, कि जो सामने वाला कंज्यूमर कस्टमर्स है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो देयरफॉर दिस इज द थर्ड पी which is really important in 7 Ps. Now, coming on to the fourth P, promotion. अच्छा, ओके, प्रमोशन सबको पता होगा, प्रमोशन मीन्स एडवर्टाइजिंग, राइट? अगर हमें सर्विसेज ऑफर करनी है, तो सर्विसेज कस्टमर्स को पता भी तो होनी चाहिए कि सर्विसेज कौन कौन सी अवेलेबल है। तो हम उनको कस्टमर तक पहुंचाएं कैसे कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? और हम जानते हैं कि आज जो अगर होटल्स इंडस्ट्री है, राइट, तो वो खाली मेरा ही होटल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, दैट इज कॉम्पिटिटर्स। अगर हम बैंकिंग की बात करें, तो आप देखते होंगे एक ही जगह पर आप एक्सिस को भी देखेंगे, कोटक महिंद्रा को भी देखेंगे, HDFC भी देखेंगे, SBI भी देखेंगे। तो ये क्या चीज़ बताती है कि दैट द कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ, और सभी सेम जो है सेम सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो अब ज़रूरी है प्रमोशन। आप क्या एक्स्ट्रा देते हो? आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हो? राइट? तो बहुत प्रमोशन करना पड़ता है, ताकि आप बता सकें कि कौन कौन सी सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं अपने कंज्यूमर को, राइट? और जहाँ पर कंपटीशन हो जाता है, वहाँ पर प्रमोशन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने ये 4 Ps ऑलरेडी मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ रखे हैं। अगर कुछ एक्सटेंशन हुआ है पीस का, तो वो 3 Ps का हुआ है, राइट? 3 Ps में आता है आपका पीपल, ठीक है? पीपल, आपको पता है कंज्यूमर कौन होते हैं? पीपल। ओके, सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? वो भी पीपल होते हैं। तो पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ सर्विस डिलीवरी प्रोसेस, ठीक है? सिंस अ सर्विस इज inseparable
फ्रॉम द पर्सन प्रोवाइडिंग इट। ये हमने जब हमने फीचर्स करे थे सर्विस मार्केटिंग के, तो उसका एक फीचर था इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब होता है कि सर्विसेज जो हैं वो इनसेपरेबल हैं फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर एंड द इंडिविजुअल, राइट। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको बहुत अच्छा फूड सर्व होता है और साथ में स्टाफ भी अच्छा होता है, तो आप कहते हो ना कि ये होटल बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया था। वाई? क्योंकि फूड भी बहुत अच्छा था और सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी। तो आपने क्या देखा, फूड के साथ साथ आपने किसकी तारीफ करी? स्टाफ की। ऐसे ही अगर आप बैंक्स जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स जाते हैं, तो आपको वहाँ का स्टाफ कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आपने देखो, सपोज करो आप रिलायंस फ्रेश जाते हो, राइट, आपको नहीं पता होता कि सोप का सेक्शन कौन सा है, तो देखोगे आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े रहते हैं ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, और आप उनसे पूछते हो कि ये सेक्शन कहाँ है, ये सेक्शन कहाँ है, तो वो आपको आंसर दे देते हैं। अगर कोई जना ऐसे बोले पता नहीं मैम, पूछ के बताता हूँ, तो आपके ऊपर कैसा इंप्रेशन पड़ेगा? आपके ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम सर्विस मार्केटिंग कर रहे हैं या हम सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा स्टाफ है हम उसको वेल ट्रेंड करें, ताकि जब भी कोई कंज्यूमर कुछ क्वेश्चन पूछे तो हम उसको एकदम से आंसर दे सकें, राइट। और आजकल तो सच बताऊं तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये टॉप प्रायोरिटी हो गई है कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग की। आप देखोगे जैसे आप बैंक में जाते हो, तो आपसे पूछते हैं अच्छा 6 मंथ्स की ईएमआई लेंगे तो कितना होगा इंस्टॉलमेंट, तो वो कैलकुलेट करके बता देता है, ठीक है, यू आर वेरी हैप्पी। देन वो बता, आप कहोगे कि 12 मंथ्स की कितनी होती है, देन अगेन ही कैलकुलेटेड एंड टोल्ड यू, राइट। इस तरीके से आपने 2 मंथ्स 3 मंथ्स का पूछा एंड एवरी टाइम ही आंसर, तो आपको कैसा लगता है, हाँ ये स्टाफ अच्छा है, इसको नॉलेज है, राइट। आप कई बार बोल भी देते हो कि अगर मेरी 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट है, अगर मैं उसको पहले बंद कर दूं तो कितने चार्जेस लगेंगे, तो अगेन द सर्विस प्रोवाइडर्स ऑल्सो टेल्स यू द सेम थिंग, कि वो उसका भी आंसर कर देता है। नाउ हाउ यू फील वेरी हैप्पी। तो ये ट्रेन करा जाता है, आप देखेंगे हर टाइम स्टाफ जो है वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए ट्रेनिंग में जाता है, चाहे अपने आप को रिसेंट जो हो रहा है उसको, रिसेंट जो आपकी चीज़ें आ रही हैं नई नई, उसके उससे अपने आप को अपडेट करने के लिए, ताकि वो जब भी कंज्यूमर कोई क्वेश्चन पूछे वो एवर रेडी रहे, कंज्यूमर को बिल्कुल भी शिकायत ना हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है सर्विस मार्केटिंग में विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू डोंट आस्क आंसर योर कस्टमर्स, देन आपको क्या होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है एंड कस्टमर जो है वो इरिटेट हो जाता है। कई बार आप कहीं किसी प्लेस पे एंटर भी करते होंगे तो आप कहते हो कि चलो उसके पास चलते हैं, वो ठीक से आंसर करेगा, ठीक से बताएगा। वाई? क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा ट्रेन कर रखा है, ऐसा अपडेट कर रखा है। तो आज के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी टॉप प्रायोरिटी पे रखती हैं कि कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग। आप किसी होटल में जाते हो फर्स्ट टाइम, वो आपको ग्रीट करते हैं, आपका पहला इंटरेक्शन ही उनसे बता देता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो दिस इज द एक्सटेंडेड पी विच स्टैंड फॉर पीपल। नाउ process. Okay, process is also very important. It is it plays a very crucial role. देखिए अगर मैं बैंक में काम करती हूँ तो मुझे एक ही सर्विस को रिपीटेडली प्रोवाइड करना है। सपोज करिए मैं डिपॉजिट सेक्शन में बैठी हुई हूँ, राइट, तो जितने भी डिपॉजिट होंगे वो दिन भर के वो मैं ही देखूंगी, नेक्स्ट टाइम जो आएगा वो भी मैं ही देखूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक जैसा काम डेली कर रही हूँ। तो मुझे क्या करना होता है, अपना ब्लूप्रिंट बना लेना चाहिए ना। व्हाट इज ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक तरीके से मैप होता है। अगर हम कोई भी घर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले मैप बना लेते हैं। किसी भी चीज का कुछ भी आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आप मैप बना लेते हैं। मैप कैसे कि यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे किचन होगी, तो आपने क्या करा, उसको मैप बना लिया। फिर आपने उसको देखा, देन आपने उसको कन्वर्ट करा, राइट। तो इसी तरीके से जहाँ पर कस्टमर्स को एक ही तरह की सर्विस रिपीटेडली प्रोवाइड करनी होती है, वहाँ पर एक
ब्लूप्रिंट बना लेना चाहिए, राइट? और उसके बाद ना ब्लूप्रिंट में पूरी तरह से सर्विस स्क्रिप्ट जो होती है उसको डिफाइन कर लेना चाहिए। और बहुत सारे ग्रीटिंग फ्रेजेस होते हैं जो आप बता देते हैं। आप किसी भी होटल में जाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, गुड इवनिंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, वेलकम मैम। तो ये क्या है, ये फ्रेजेस हैं। ये फ्रेजेस उनको सिखाया गया है कि आप अपनी जॉब जो आपकी प्रोसेस में है, जब भी कोई कस्टमर आएगा आपको उसको ऐसे ग्रीट करना है, और जब वो जाएगा तो आपको बोलना है थैंक यू मैम, विजिट अगेन मैम। तो ये क्या है, फ्रेजेस हैं। ये ब्लूप्रिंट बनाया गया है कि कस्टमर यहाँ पे आएगा तो हमें रिसेप्शन एरिया में यहाँ बोलना है, और अगर दूसरे एरिया में जाएगा तो उसको ये बोलना है। तो हमने क्या करके व्हाट वी हैव मेड इट कंप्लीट ब्लूप्रिंट, बिकॉज हमारी जो सर्विसेज हैं अब वो रिपीटेडली हैं। कल भी हम रिसेप्शन पे बैठेंगे, आज भी हम रिसेप्शन पे बैठेंगे, तो उसके लिए हमने एक रोड मैप तैयार कर रखा है। नाउ फिजिकल एविडेंस, ये हमारा लास्ट भी होता है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती है, हम उसको देख नहीं सकते, बट कुछ तो ऐसा करेंगे ना कि सर्विसेज में कुछ तो ऐसा एलिमेंट ऐड करेंगे जिससे हमारे कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो और भी अच्छा हो जाए। तो हम क्या करते हैं, फिजिकल एम्बियंस, इस पे बहुत ध्यान देते हैं। तो in physical evidence we strives to incorporate tangible elements uh, into the offering to enhance the customer experience। अब मैं किसी भी होटल में जाती हूँ तो होटल में तो मैं चली गई उदयपुर, या मैं दुबई, सिंगापुर, राइट? तो मैं चली गई, अब वहाँ की सर्विसेज क्या होंगी वो तो मैं वहाँ पर जाऊंगी, रहूंगी, तो ही पता लगेगा। बट कस्टमर का एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाए तो हम क्या करते हैं, फिजिकल एविडेंस, फिजिकल एम्बियंस को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो अब आप देखोगे, आप कहीं पर भी जाते हो, 5 स्टार होटल में जाते हैं, राइट? तो वहाँ पे बहुत बढ़िया एक वेटिंग एरिया होता है, साइड में मैगजीन्स, न्यूज़पेपर लगे हुए होते हैं, ताकि आप वहाँ पर बैठ के रिलैक्स कर लो। अगर आपका टर्न आ रहा है या आपका रूम रेडी हो रहा है, अगर आप रूम के अंदर जाते हो तो आपके इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं, आपको देखकर ही मजा आ जाता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है, आपका आपकी डिलाइटनेस मल्टीप्लाइड हो जाती है, राइट? तो बहुत सारे जने हैं, होटल्स, इंडस्ट्रीज हैं जो हेविली इन्वेस्ट करते हैं इंटीरियर डिजाइन्स में, डेकोरेशंस में, ताकि जो हमारे गेस्ट हैं उनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। तो 7 P's ऑफ मार्केटिंग में हमने पढ़ लिया प्रोडक्ट, कि हमें अपने प्रोडक्ट में कैसे काम करना चाहिए, इंटेंजिबल होता है तो कस्टमाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। प्राइसिंग एक चैलेंज होती है। देन प्लेस, प्लेस भी हमें डिसाइड कर लेनी चाहिए कि हमें बिजी एरियाज में करना है या फिर आउटस्कर्ट एरियाज में। प्रमोशन, हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो कस्टमर तक पहुंचना है, और कस्टमर्स के लिए हमारे को प्रमोशन करना होगा, दैट इज एडवर्टाइजमेंट, सिंस देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन द इंडस्ट्री। देन पीपल, पीपल में मैंने आपको बताया सर्विस प्रोवाइडर एंड पीपल बोथ आर इनसेपरेबल। तो हमें इनको भी, स्टाफ को भी ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए कि ताकि जो हमारी सर्विस डिलीवरी है वो एकदम बढ़िया हो, उसमें कोई भी लूप होल्स ना हो। देन इट्स अ प्रोसेस, देन द फिजिकल एविडेंस। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं 7 P's ऑफ सर्विस मार्केटिंग में। नाउ अब हम पढ़ेंगे सर्विस रिकवरी, राइट? सबसे पहले सर्विस रिकवरी होती क्या है? देखिए आपको पता होगा कि जब हम फीडबैक लेते हैं तो उसको एनालाइज भी करते हैं। एनालाइज जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी लूप होल्स या फिर जो आपके एरर्स, प्रॉब्लम्स आई हैं कस्टमर्स में, वो बहुत जल्दी रेक्टिफाई हो जाती है। अगर हम जितना डिले करेंगे तो उतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जब हमने फीडबैक ले लिया, एनालिसिस करा और देखा कि बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो बहुत ही अनसेटिस्फाइड हैं, बट वो सेटिस्फाइड क्यों हैं, अनसेटिस्फाइड क्यों है, सॉरी, देन उसको हमें रेक्टिफाई करना है। दिस इज सर्विस रिकवरी। सर्विस रिकवरी इज ऑल अबाउट राइटिंग योर रॉन्ग्स। जो आपसे गलतियां हो गई हैं उसको ठीक कर देना।
क्योंकि देखिए जहाँ पर भी मैंने आपको पहले ही बताया बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, राइट? जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स बहुत होंगे, आपका आपसे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम वो कहीं और जाएँगे, कहीं और ट्राई करेंगे और अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को भी कहेंगे कि नहीं आप भी दूसरा ट्राई करो। तो ज़रूरी है कि जो आपसे गलतियाँ हो गई हैं एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर आप उनको राइट करें, रेक्टिफाई करें। तो सर्विस रिकवरी इज द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम अ पुअर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस एंड रीगेनिंग कस्टमर लॉयल्टी। जब भी एक कस्टमर कुछ अमाउंट पे करता है और उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, तो वो क्या होता है, वो शिफ्ट हो जाता है दूसरी ब्रांड की तरफ। तो रिकवरी का मतलब है कस्टमर को वापस अपनी तरफ रिकवर करना, वापस अपनी तरफ खींचना। तो वो आप कैसे करोगे? जो गलतियां हुई हैं उनको आप रेक्टिफाई कर दोगे और दोबारा से कस्टमर की लॉयल्टी को विन करने की आप कोशिश करोगे। द की इज टू रिएक्ट एज फास्ट एज पॉसिबल। और मैंने आपको पहले ही बताया, जब आज अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है, राइट, और आप उसके 6 मंथ्स के बाद चीज़ों को रेक्टिफाई करते हो, तो क्या उसका इतना इफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो आपको जितनी जल्दी उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, आप उसको करो। जस्ट आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ही आप उसको स्पॉट करें, उसको रेक्टिफाई कर दें। तो इससे क्या होगा, आपका सर्विस रिकवरी का जो प्रोसेस है वो आसान भी हो जाएगा और सिंपल भी हो जाएगा। अच्छा, आपने कभी एक बात सोची, हम लोग ऊबर जाते हैं, ऊबर से जाते हैं, हम ओला से जाते हैं, राइट? तो वो लोग हमसे बोलते हैं 5 स्टार दो, 3 स्टार्स दिए हैं आपने, तो उनको रहता है कि मैम 5 स्टार दे देना। और अगर किसी के 3 स्टार्स आ जाते हैं तो क्यों आए हैं? तो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड, तो he will shift towards the Ola. अगर Ola से dissatisfied है तो he will shift towards the Uber. यही सर्विस रिकवरी है कि हमें अपने कस्टमर्स को अपने पास वापस लाना है। एंड इन ऑर्गेनाइजेशन दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, सक्सेसफुल सर्विस रिकवरी क्या होती है? जब आप अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, उनका ट्रस्ट जीत लेते हो, उनकी अटेंशन जीत लेते हो और उनकी लॉयल्टी जीत लेते हो अपनी ब्रांड की तरफ। जेम्स एंड क्रिस्टोफर ने बहुत अच्छी लाइंस लिखी हैं। कहा है, द प्रॉफिटेबल आर्ट ऑफ सर्विस रिकवरी विच इन्वेस्टिगेट सर्विस रिकवरी एंड हाउ इट कैन एक्चुअली बी यूजफुल टू बिजनेसेस। एक सर्विस रिकवरी भी एक आर्ट है। कैसे आप इन्वेस्टिगेट करते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद आप सोचते हो कि ये सर्विस रिकवरी कैसे यूजफुल है आपके अपने बिजनेस के लिए। देखिए, जितना ज़्यादा कस्टमर होगा उतना ही ज़्यादा कंजम्पशन होगा, आपका प्रोडक्शन होगा और उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सेल होगी, प्रॉफिट होगा, राइट? तो आपने देखा ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अगर हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं रख पाते, तो हम बिजनेस कैसे चलेंगे? अच्छा, एक बात आपने कभी सोची है कि सर्विस मार्केटिंग एक अलग सब्जेक्ट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट हो गया। कभी कभार मन में ये भी आता है, बिजनेस तो हमारे पापा भी करते थे, दादा भी करते थे, उन्होंने तो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था कभी भी, और उसके बिना भी उन्होंने बिजनेस करा है, बहुत अच्छा करा है। बट अब ऐसा क्यों? आप वो बात भी मत भूलिए कि उस टाइम पर कंपटीशन बहुत कम था। हम लोग जब तक ये लिबरलाइजेशन नहीं आया था, हम लोग क्लोज्ड इकॉनमी थे, हम ओपन इकॉनमी नहीं थे, इतना कंपटीशन नहीं था, लोग बहुत सेटिस्फाइड थे, जितना था उतने में हम खुश थे, राइट? अब क्या है, जितना है उतना भी कम है। तो ये सारी चीज़ों से कंपटीशन बढ़ा। आपको अपने कस्टमर्स को कैसे संभालना चाहिए, पहले कोई ऐसा नहीं होता था कि कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देता था, ठीक है, कस्टमर अपने आप आ जाएगा। बट नाउ opportunities are ample, right? competitions हैवी है, बिल्कुल हैवी। इतने कॉम्पिटिटर्स हैं। आप एक रोड पे जाएंगे तो अगर आप देखेंगे कि एक स्टोर, अगर क्लोथिंग स्टोर है, तो वो एक नहीं, बहुत सारे खुले हुए हैं। तो कस्टमर यहाँ सेटिस्फाइड नहीं होगा तो दूसरी जगह चला जाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देन आपकी प्री सेल सर्विसेज
और उसके बाद भी कस्टमर की अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो उनको सॉल्व करना। दिस इज व्हाट इज सर्विस रिकवरी। नाउ व्हाट इज सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स। सपोज करिए कोई XYZ जो है वो नाराज होके चला गया, राइट, आपकी शॉप से। जब वो दोबारा आया, आपने एरर्स जो है वो ठीक कर दी, उसके बाद जब वो आया दोबारा, वो पहले से भी ज्यादा खुश था और पहले से भी ज्यादा आपके ब्रांड की तरफ लॉयल है। तो वो क्या होती है, सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स। देखिए आपने जोमेटो में देखा होगा कि अगर आप जोमेटो में कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो पहले तो वो कहते थे कि 30 मिनट्स में नहीं आता तो आपको ये फ्री मिलेगा, राइट। अब बीच में ये भी हुआ था कि उन्होंने कूपन्स देना शुरू कर दिए थे, जैसे 75 रुपीज़ का कूपन मिल गया था। उससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम आप जब भी जोमेटो से ऑर्डर करते हैं तो आपको 75 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा, राइट। बट ये क्या था, कस्टमर को रिकवर करने का तरीका। जब आप किसी भी कस्टमर जो आपसे थोड़ा सा नाराज है या आपसे ज़्यादा खुश नहीं है, आप कुछ ऐसा कर देते हो, उसकी कंप्लेंट्स को दूर कर देते हो और वो पहले से भी ज़्यादा खुश हो जाता है, ही फील मच मोर डिलाइटेड देन बिफोर, तो दैट इज नोन एज पैराडॉक्स। The service recovery paradox is when a customer think more highly of your business। जब वो आपके बिजनेस के बारे में और भी अच्छा सोचने लग जाता है, पहले से भी अच्छा। Once the problem has been rectified, जो भी उसके errors थे वो rectify हो जाने के बाद, and it is a situation when you can use to your advantage। तो आप ये situation है जो आप अपने advantage से इस अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो। कैसे, आप अपने स्टाफ को दिखा सकते हो, देखो हमने इसकी प्रॉब्लम इसको सेटिस्फाई करा तो आज ये दोबारा हमारे स्टोर में आया, इनफैक्ट इसने अपने रिलेटिव्स को भी लेकर आया है। और कस्टमर की तरफ भी आपने ये पर्टिकुलर अटेंशन पे करी कि नेक्स्ट टाइम अब जब ये आया है तो इसको कोई परेशानी ना हो। तो ये थ्योरी क्या कहती है, सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स कहती क्या है, ये कहती है कि व्हेन अ कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विस फेलियर, if you recover the situation well enough, customer will be more loyal than they were before। यानी कि कस्टमर बहुत अब आपके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है देन बिफोर। दिस इज सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स। देखिए सर्विस रिकवरी हर ऑर्गेनाइजेशन करने की कोशिश करती है, बट जब सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स हो जाता है देन इट इज रियली वेरी वेरी फेवरेबल। नाउ सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स में आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे ग्राफ के थ्रू करा है सर्विस फेलियर। सर्विस फेलियर आप देखेंगे कि ग्रीन लाइन से डिनोट हो रही है, राइट। सर्विस पहले जो ब्लू लाइन है ये कस्टमर्स विदाउट सर्विस फेलियर, यानी कि जब तक आप उनको सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करते थे, कोई एरर नहीं आता था, तो उनका ग्राफ इस तरीके से था। बट आपने देखा कि सर्विस फेलियर हो गया, दैट इज कस्टमर वाज नॉट सेटिस्फाइड, वो बिल्कुल डाउन की तरफ चला गया, राइट। ग्राफ ग्रीन वाला आप देखेंगे। फिर आपने करी सर्विस रिकवरी, यानी कि रेक्टिफिकेशंस करी, जो गलती आपने करी थी, जिस चीज़ से कस्टमर्स जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उसको आपने रिकवर करा। अब आप देखेंगे ग्रीन लाइन जो है वो ब्लू लाइन से ऊपर है। इसका क्या मतलब है कि आफ्टर दिस सक्सेसफुल रिकवरी, कस्टमर जितना पहले खुश था उससे भी ज़्यादा खुश है। तभी तो जो ग्रीन लाइन है वो ब्लू लाइन से ऊपर है। जितना भी गैप दिखाया गया है एरो से, वो ये गैप है कि कस्टमर पहले से भी ज़्यादा खुश है। और आप देखेंगे कि इसकी लाइन में यहाँ से दिस थ्योरी मीन्स दैट व्हेन अ कस्टमर एक्सपीरियंसेस सर्विस फेलियर, इफ यू रिकवर द सिचुएशन वेल इनफ, अगर आप ठीक से उस सिचुएशन को रिकवर करते हैं, then he becomes customer becomes more loyal than before, and this is what is denoted by this graph। ब्लू लाइन से ऊपर है ग्रीन लाइन, which denote customer are now much more happy than they were before। आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे भी एंड वाई एक्सिस पे भी क्या डिनोटेड हैं, दोनों चीज़ें आपने डिनोट करी है। कस्टमर लॉयल्टी एक तरफ टाइम को आपने लिया है, राइट।
तो दिस इज द ग्राफ। आई होप ये ग्राफ से आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सर्विस डिलीवरी पैराडॉक्स। अब सर्विस अप्रोचेस टू सर्विस रिकवरी। कंप्लेंट्स आई हैं, एरर्स हैं, कस्टमर है। कुछ कस्टमर्स आसानी से मान जाते हैं और कुछ कस्टमर्स आसानी से नहीं मानते, राइट? कैसी अप्रोच फॉलो करें कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाए, फिर से हमारी तरफ लॉयल हो जाए। रिकवरी करनी है तो इसकी सबसे पहली अप्रोच जो होती है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम बिफोर इट रीचेस द कस्टमर। कई बार आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही एक्टिव होती है। मार्केट में कोई मोबाइल आता है और अभी अभी स्टार्टिंग मोड पर ही है, अभी मार्केट में वो लोगों ने खरीदना ही शुरू करा है और आप देखेंगे बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, हैंग जल्दी होता है, और ये जो है रिपीटेडली आ रही हैं कंप्लेंट्स। तो उस टाइम पे रिकवरी ये कैसी अप्रोच है? उस टाइम पर आप क्या करते हो, अभी तो कम कस्टमर्स हैं, उनको कम शिकायतें हैं, आगे और भी जने खरीदेंगे तो कंप्लेंट्स बढ़ेंगी, तो उससे पहले ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली अप्रोच जो सर्विस रिकवरी में आती है वो आती है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम बिफोर इट रीचेस द कस्टमर। और ज़्यादा कस्टमर तक फैल जाए, जितनों से हमें मिली है हम उसी टाइम काम करना शुरू कर दें। और ये बहुत ही अच्छी अप्रोच होती है अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रिवेंशन इज ऑफन रिगार्डेड एज द बेस्ट सॉल्यूशन। इससे पहले कि क्योस बहुत ज़्यादा हो जाए, हम चीज़ों को प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है? दिस इज what is known as one of the approach of the service recovery. Now coming on to the second approach, use service recovery to retain customers. देखिए ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच हर टाइम सुटेबल नहीं होती। जब आप सर्विस रिकवरी अप्रोच यूज करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपका जो ग्राफ हो वो ब्लू लाइन से ऊपर हो। यानी कि जब इस अप्रोच को आप चुनते हैं तो आप ये बात की कोशिश करते हैं कि कस्टमर पहले से भी ज़्यादा खुश हो। बट क्या ये आसान है? सुनने में लग रहा होगा कि सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स। क्या अगर आप मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम हुई हो किसी होटल इंडस्ट्री में, भले ही वो रेक्टिफाई कर दें, तो क्या मैं पहले से भी ज़्यादा बहुत खुश होंगी? डिपेंड्स कि उन्होंने कैसे सॉल्व करी है, कैसे केस को लिया है। तो दिस अप्रोच may not work for every business because it involves the service recovery paradox. अब मैं जानती हूँ कि आप सभी जनों को पता होगा कि सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स क्या होता है। This means that if your customer experiences fail, then आप उसको रिकवर तो कर ही रहे हैं, बट विद अ ग्रेटर कस्टमर सर्विसेज, एंड उसके बाद कस्टमर रिमेन्स लॉयल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। So these are the two approaches. First, identify the problem before it reaches the customer. I think this is the best approach. And when you opt for the second approach, that is the service recovery approach to retain the customers, this is very difficult because when you are using this approach, then you have to reach the level of service recovery paradox, which is not easy. Okay. Importance of service recovery. क्यों ज़रूरी है सर्विस रिकवरी? ठीक है, कस्टमर रूठ गया, जाने दो, कोई और आ जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा मनाने। क्या ये आप सुटेबल है आज के टाइम पे व्हेन द कंपटीशन इज सो टफ? अगर आज आपको जॉब दी जाती है और या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो किस बेसिस पर कर रहे हो? इफ़ यू आर डूइंग सम बिजनेस तो आप ये चाहते हो कि मुझे प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट कब होगा? जब आपके कस्टमर्स सेटिस्फाइड रहेंगे, राइट? अगर आप सर्विस करते हो तो आपको भी लगता है कि मेरा प्रमोशन वगैरह हो, बट वो भी कब होगा? जब आपके कस्टमर्स या आपके काम से आपका बॉस खुश रहेगा, और वो तब खुश रहेगा जब आपके क्लाइंट्स खुश रहेंगे। आप देखते हो कि हमें शायद ये पता नहीं लगता, जो हम ये रिव्यूज़ देते हैं इसका बहुत बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे कि
कोई आप मिंत्रा से शॉपिंग करो, अगर आप यू आर नॉट हैप्पी, आप उनको 1 स्टार दे देते हो, 2 स्टार दे देते हो, तो आप देखोगे, आप अपना मेल इनबॉक्स ओपन करके देखोगे तो वहाँ पर मेल आया हुआ होगा, वी अपोलोजाइज फॉर दैट, और हम इसके लिए एक्शन लेंगे, प्लीज टेल मी द रीजन व्हाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप अपने कस्टमर्स को रिकवर कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी नेगेटिव रेप्यूटेशन जो कि वो बहुत कम होगी। आजकल आप जानते हैं कि कोई जना होटल इंडस्ट्री जाए, कहीं पे भी जाए, वो सबसे पहले क्या करता है, गूगल, राइट। गूगल में कितने स्टार्स मिले हैं, कितने रिव्यूज मिले हैं, जितने कम स्टार्स मिले होते हैं आप कहते हैं यहाँ तो जाना ही बेकार है, इसकी तो रेपुटेशन ही बहुत नेगेटिव है, और जितने ज़्यादा स्टार्स मिले होते हैं आप भी कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं ये जगह अच्छी है, या फिर आप मन में मान लेते हैं कि नहीं इतना तो ज़रूर होगा, और आप रीसेंट भी देखते हैं कि रीसेंट रिव्यू किसने लिखा है, किस डेट को लिखा है। अगर आप अपने कस्टमर्स को रिकवर नहीं करेंगे और वो इसी तरीके से नेगेटिव आपको रिव्यूज देते रहेंगे, तो ये डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रेप्यूटेशन के लिए बहुत बहुत हार्मफुल है, राइट। अगर आप सर्विस रिकवरी करते हैं, देन द सेकंड वन इज दैट इंक्रीजेस द कस्टमर रिटेंशन, राइट। अ बिजनेस कैन नॉट think himself isolated from the customers। एक बिजनेस हो ही नहीं सकता, प्रोडक्शन होगा तो कंजम्पशन के लिए तो कोई तो होना चाहिए, दैट इज कस्टमर्स। अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस खोल के बैठ गए हैं, आप होटल खोल के बैठ गए हैं फॉर एग्जांपल, और वहां पर कोई आता ही नहीं होगा, देन व्हाट्स द यूज। जहां पर शिकायत ज़्यादा है, कंप्लेंट ज़्यादा है, देखिए आज की इंडस्ट्रीज में क्या है, शॉप्स, होटल, एवरीथिंग ये बहुत आसानी से खुल जाते हैं, बट इनको सस्टेन करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। अगर आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रखेंगे, रीजनेबल प्राइसेस रखेंगे, तो आपका कस्टमर रिटेंशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। आप बहुत सारी ब्रांड्स को देखते होंगे जिनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं है बट क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो क्या कहते हैं कि हम प्राइसेस से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं बट नॉट विद द क्वालिटी। तो कस्टमर का कहीं ना कहीं एक लॉयल्टी उस तरफ इंक्लाइंड होती है, नो दिस ब्रांड इज़ रियली वेरी गुड, और कस्टमर की रिकवरी भी यहाँ पर अच्छी है, तो इट इंक्रीजेज योर द कस्टमर रिटेंशन। कोई भी बिजनेस 1 या 2 दिन या 1 साल 2 साल के लिए नहीं ओपन होता, वो चाहता है कि वो सालों साल चलता रहे। इट्स अ प्राइड व्हेन आपकी शॉप पे लिखा होता है 70 years old 1952, यहाँ यानी कि तब से ये हमारी दुकान चलती आ रही है। हमने सस्टेन करके रखा हुआ है अपने बिजनेसेस को, अपने कस्टमर्स को। तो जितनी जल्दी आप अपने कस्टमर्स को रिकवर करोगे, उतनी ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, आपके बिजनेस की, आपकी गुडविल की। देखिए जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स भी होती है एंड इन टर्म्स ऑफ गुडविल भी होती है। आप एक एग्जांपल ले लेंगे, हाँ आप कभी BTW गए हैं? अगर आप BTW जाते हैं तो उसमें आप देखेंगे जो भी आपने ऑर्डर करा वो मंगाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ये पहले जैसा नहीं बना, या इसमें बेकार है, या ये चीज़ ज़्यादा हो गई है, ये इंग्रेडिएंट कम है, तो वो आपको तुरंत कहते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है कि हम आपको दूसरा बना के देते हैं, राइट। कोई कह देता है कि प्लीज़ इसको थोड़ा स्पाइसी मत रखना, बट वो स्पाइसी हो जाता है तो वो आपसे कहते हैं सॉरी हम दोबारा बना देंगे। वाई? Because they want to retain their customers, they want to have the lifetime value profitability, they want to reduce the negative reputation, they are serving their consumers। अगर मेरा बिजनेस है तो वो किसके लिए है, वो मेरे कंज्यूमर्स के लिए है। इफ माय कंज्यूमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, देन व्हाट्स द यूज ऑफ ओपनिंग अ बिजनेस, राइट। अगर एक अच्छी चीज होती है तो आप देखेंगे, आप आपके रिलेटिव्स को भी कहा जाता है, आप देखेंगे अच्छी चीज़ भी जल्दी फैलती है और बुरी चीज़ उससे भी ज़्यादा जल्दी फैलती है। तो हमें अपने कस्टमर्स को रिकवर करना है, उनको सेटिस्फाई करना है, और हमेशा से ये ट्राई करनी है कि वो लोग
हमारे ब्रांड की तरफ लॉयल रहें। ओके, एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस क्या, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। अगर आप किसी स्टोर में जाते हैं, राइट, आप साड़ी की शॉप में गए, तो वो लोग आपसे पूछते हैं ना, पहले क्या होता था, जो था ग्लास में पानी आ जाता था, राइट, बट लोगों ने कम कर दिया। अब कहते हैं स्टैंडर्ड की शॉप है, क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे पैकिंग की बिस्लरी बॉटल्स देते हैं। उसके बाद आप जाते हैं तो सर देर हो गई है, आप ये लेंगे, आप चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक ये सब क्या लेंगे, तो वो लोग उसी तरह से सर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात इनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपको अपने कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनके साथ कर्टियस रहना है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कैसे उनको रिकवर करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्विस मार्केटिंग, कि आप कैसे, आपके लिए हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, फ्रॉम 7 P's टू दी सर्विस रिकवरी ऑफ द कस्टमर्स। अब आप सर्विस रिकवरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक सक्सेसफुल प्लान बनाते हैं, राइट? प्लान कैसा? अब एकदम से कस्टमर को शिकायत हो गई, तो आप एकदम से कस्टमर के पास तो नहीं जाके कह सकते सर व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, हम रेक्टिफाई कर देते हैं, हम कैसे कर देते थे, कि कस्टमर्स अलग अलग हैं। मे बी एक को प्रॉब्लम है तो दूसरे को से रिलेटेड नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले कि पहला जो हमारा स्टेप होता है, वो स्टेप होता है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब आप अपने कस्टमर्स को एनालाइज करिए कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम रेज हो रही हैं। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम रेज हो रही हैं उसे आप फ्यूचर में प्रिवेंट करने की कोशिश करें। आप देखें अपनी वेबसाइट्स को, अपने सोशल मीडियाज को, कि पीपल क्या रिव्यू दे रहे हैं, आप सर्वे करिए, उनसे बोलिए और उनसे पूछिए कि कहाँ कहाँ आपको फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम होती है। बट आपको पूछना है, फीडबैक एनालिसिस लेना है, आपने कस्टमर्स आपकी रेटिंग्स को, रिव्यूज को पोस्ट करें, तो आपको इसके लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, प्रोएक्टिव। दैट मीन्स आपको अपनी सोशल मीडिया, आपको अपने सर्वेज, इन सब चीज़ों में कहीं पे भी लेक्सिटी नहीं करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फर्स्ट स्टेप in the service recovery plan. Okay, then if we think कि कैसे कौन सी अप्रोच लें, तो मैंने आपको दो अप्रोचेस बताई हैं। पहली अप्रोच तो ये होती है कि आप कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई कर दें, राइट? दूसरी मैंने आपको अप्रोच बताई है सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स। सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स मतलब आपको अपने कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को, एरर्स को दूर भी करना है और उनको पहले से ज़्यादा अच्छा फील कराना है, लॉयल बनाना है। और जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, आपको ग्रीन लाइन ब्लू लाइन से ऊपर लेके जानी चाहिए, दैट इज आपके कस्टमर्स और भी ज़्यादा खुश हों पहले से। आपने फिर पहले देख लिया, राइट? पहली अप्रोच में आपने प्रोएक्टिव कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम अराइज हो रही है। जब आपको पता लग गया कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ अराइज हो रही है, देन अब इन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व भी करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी अप्रोच जो है वो लेनी चाहिए? देखिए, अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये देखेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व होए, ना कि प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो डिसाइडिंग अप्रोच ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल। तो उसको डिसाइड करते वक्त हमें बहुत ही अटेंटिव और विजिलेंट रहना होता है। देन थर्ड वन इज फोकस ऑन एम्प्लॉयज ट्रेनिंग। कोई भी आप स्ट्रैटेजी चूज करिए, चाहे दो अप्रोचेस में से 1 2 जो भी हैं, आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छी ट्रेनिंग दें। क्योंकि देखिए, अब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, राइट? तो आपके सीईओ तो हर टाइम नहीं आते बाहर, डायरेक्टर्स भी बाहर नहीं आते, उन्होंने फ्रंट लाइन स्टाफ रख रखा होता है, वही कांटेक्ट करते हैं कंज्यूमर से, राइट? तो हमें अपने स्टाफ को इतना कर्टियस बनाना है कि जो हमारे यहाँ पर कस्टमर्स आए, कंज्यूमर्स आए, वो इतना अच्छा फील करें कि वो नेक्स्ट टाइम यहीं पर आने के लिए सोचें। आप बहुत सारी वेबसाइट पे रिव्यूज़ देखते हैं कि मस्ट विजिट दिस प्लेस, तो क्यों?
हर एक की रिव्यू में तो ये बात नहीं लिखी होती. वाई इन दिस केस ओनली? दिस इज बिकॉज कि उन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी हुई होती है कि हम कैसे, कोई स्टाफ आएगा, हमें सर्व करना है, और कैसे उनसे बोलना है, कैसे उन्हें बिठाना है. आप बैंक्स में जाते तो कई बार बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं, तो कई बार कस्टमर इरिटेट हो जाता है, राइट? तो आपको उसको सेटिस्फाई करना है, आपको उसको पानी देना है, यस सर, जैसे कोई दूसरा काउंटर खाली हुआ है, सर को देख लीजिए, या फिर आपको मैनेज करना आना चाहिए. तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. तो आप देखेंगे ओवरऑल, अगर हम आज के टाइम में कस्टमर कंज्यूमर वो किंग है, राइट? अगर वो प्राइस पे करता है तो वो सर्विसेज भी अच्छी चाहता है, और हम चाहते हैं कि अगर हमारी सर्विसेज लॉन्ग टाइम प्रॉफिटेबल हो, सक्सेसफुल हो, तो हमें अपने इस कंज्यूमर कस्टमर को सेटिस्फाइड करना होता है. आप अगर आप किसी भी जगह पे जाओ, राइट, और कोई आपसे कहे चलिए कल आइएगा, अभी ये बंद हो गया, ये चीज़ हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? आप दोबारा जाएंगे? हमेशा हमें एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज दीज आर द वन हु विल हैव द डायरेक्ट interaction with the consumers. Agar if they are good, then our consumer will feel satisfied. They will definitely again visit in our bank or whatever business we are doing or whatever services we are providing. So this is all about service marketing. Today in this video I have taught the 7 P's, right? 7 P's. There are 3 extension of P's, and I have taught these are the 7 P's. Just have a quick review. 7 P's. I have explained each and every point. Then what is service recovery? This is really important. What is service recovery paradox? This is the graph of service recovery paradox. Green and blue line, which plays a major role in any of the business. Then there are two approaches for the service recovery. We can choose any one as per the situation. Then why the service recovery is important in this competitive world? This is just to sustain our customers, right? Then there are certain steps. We cannot just go to the customer directly and ask. There are certain steps to solve their problems. The first step is be proactive. Then second one is to decide which approach to take. Then third one is the focus on employees training. आई होप जो भी मैंने आज टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. वैसे आई ट्राइड रियली माई बेस्ट. थैंक यू सो मच. आई होप यू विल लाइक द वीडियो. थैंक यू.